कि हम मानते हैं ये ना सिर्फ उन सांसद का अपमान था बल्कि पूरे सिख समुदाय का अपमान था। सिख समुदाय के लिए कैसे अपमानजनक होगा जब देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। लेकिन असली दोषी तो नेहरू थे उस समय। जिस तरीके से चीन का देश की सुरक्षा इन लोगों को सिर्फ राजनीति का एक पृष्ठभूमि लगता है। मुसलमानों को 4% आरक्षण, क्यों हिंदुओं के लिए ऐसी बातें आपने क्यों नहीं सोची? जितनी जिसकी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी, ये तो हम कह ही रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक सिख अल्पसंख्यक नेता को टारगेट करके उनको गद्दार कहा साहब, ये बहुत ही अशोभनीय बर्ताव था। और ये सार्वजनिक जगह पर इस तरीके से आप एक माननीय सांसद जिनके दादाजी ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था देश के लिए, बेन सिंह साहब का उस समय आतंकवाद चरम पर था, जिस समय उनकी शहादत हुई थी उस समय वैसे उनके पोते को, उनके परिवार के लोगों को आप गद्दार कह रहे हैं साहब, तो ये कतई उचित नहीं है। कि हम मानते हैं ये ना सिर्फ उन सांसद का अपमान था बल्कि पूरे सिख समुदाय का अपमान था। और सिखों के प्रति ऐसे भी कांग्रेस की कभी भी सोच अच्छी नहीं रही है। आपको याद है ना 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो सिख के विरोधी दंगे हुए थे, उसमें किसका हाथ था? किस पार्टी ने सबसे ज्यादा इसमें नेताओं की भूमिका थी? और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन होती है साहब। शर्मसार करने वाला बयान था। यानी ये जस्टिफाई कर रहे थे मौतें जो हुई थी उसको। तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस की एक लंबी परंपरा रही है, सिखों के खिलाफ इनकी सोच रही है। तो ये जो बयान था ये ना सिर्फ सिख समुदाय बल्कि उन महान सिख गुरुओं का भी अपमान था जिन्होंने शहादत दी है साहब, जिनके बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया, खौलते हुए पानी में डाल दिया गया। तो ये बेहद शर्मनाक बयान था। राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए, वरना 1962 में जो किताबें लिखी गई, जो फैक्ट सामने आया, वो भी काफी उसमें नेहरू जी को इंडिक्ट किया गया। लेकिन इनको हम लोग इसलिए सामने नहीं लाते हैं कि ये डिफेंस का मैटर है, इसको देश हित का। बिल्कुल, जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स किया था नेहरू जी ने 1962 के युद्ध में, हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, पंचशील समझौता उस समय खत्म भी हो गया था। उसके बाद भी इनको ये भी नहीं पता चला था कि चीन भारत के कितने भीतर घुस आया है, और उस समय के डिफेंस मिनिस्टर की बलि ले ली गई थी। लेकिन असली दोषी तो नेहरू थे उस समय। जिस तरीके से चीन का एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, और अस्काई चीन जब चला गया था चीन के हाथों में, तो नेहरू जी ने कहा था जाने दीजिए साहब, हजारों स्क्वायर किलोमीटर गया तो क्या हुआ, यहाँ तो एक तिनका भी घास का नहीं उगता है। तो ऐसे लोग थे। तत्कालीन उस समय एक सांसद थे लोकसभा में, उन्होंने नेहरू जी के सर को दिखा के कहा कि आपके सिर पे भी एक बाल नहीं है तो क्या आपको भी चीन को दे दें। तो इस तरह की बातें होती थी। तो ये इतिहास को ना कुरेदे तो बेहतर होगा, वरना ज्यादा तो इनको ही खानी पड़ेगी। तेलंगाना सीएम ने कहा है कि अब हमारे पास सेंसस रिपोर्ट आ गई है और हम मुस्लिम्स को 4% परमानेंट रिजर्वेशन। यही तो कांग्रेस की सच्चाई है कि ये धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो बाबा साहब ने भी नहीं कहा था। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के विपरीत कांग्रेस चलती है, और क्यों नहीं चलेगी। बाबा साहब को मुंबई चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने तो एड़ी चोटी एक करा दी थी और हरा भी दिया था। तो इस तरह से बाबा साहब के विचार अब कांग्रेस के लिए प्रासंगिक नहीं है। मुसलमानों को 4% आरक्षण, क्यों हिंदुओं के लिए ऐसी बातें आपने क्यों नहीं सोची? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को, तो क्या ये तुष्टीकरण और वोट की राजनीति नहीं है साहब? आप एक आंख में काजल लगाएंगे, दूसरे आंख को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है, और मुझे लगता है कि ये और दुर्गति कराना चाहते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन का विरोध करती है, और हम सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, सिख समुदाय के लिए कैसे अपमानजनक होगा जब देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, जब किसानों के खिलाफ 3 कृषि काले कानून लाए और इतने बड़े संज्ञा से उन किसानों को नवाजा गया जिसमें सिख समुदाय के भी लोग थे, तो प्रधानमंत्री जी को यह पता है तब आपने क्या किया था। हम किसी समाज के लोगों को हम कभी भी अनदेखी नहीं कर सकते, अपमानित नहीं कर सकते। हाँ, व्यक्ति समाज नहीं होता। बिट्टू ने गद्दारी की, कांग्रेस ने 3 बार टिकट दिया, लोकसभा के सदस्य बने और
वो कांग्रेस से गद्दारी की। तो जो कांग्रेस से गद्दार वो देश का गद्दार। और बिट्टू ने तो राहुल जी को कहा जब वो कांग्रेस पार्टी में थे कि पग का सम्मान करना हमें राहुल जी ने सिखाया है। तो जो राहुल गांधी पग का सम्मान करने सिखाए वो कैसे सिख धर्म के को अपमान कर सकता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी गलत बयानबाजी करने में माहिर है, यह उसी का परिणाम है। किरण रिजिजू ने कहा है कि राजनीतिक परिपक्वता कांग्रेस को दिखानी चाहिए, क्योंकि 1962 में भी चाइना ने काफी जमीन क्या ली। नेहरू जी के बारे में कई किताबें भी हैं, लेकिन हम लोग रक्षा से संबंधित मैटर नहीं पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाना नहीं। चूंकि किरण रिजिजू जी रबर स्टाम्प है। जब देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जो उनके व्हाट्सएप में आता है, वही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। देश से के रक्षा से संबंधित मुद्दा कहां उठेगा? सदन में नहीं उठेगा। सदन देश के 140 करोड़ आवाम का रक्षक होता है। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुत्व की रक्षा सदन के माध्यम से की जाती है। और अगर हम सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? बताएं किरण रिजिजू जी। और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला उठाना तो बिल्कुल देश हित में है, क्योंकि ये लोग माफी मांग करके माफी वीर हुए हैं। इसलिए इन्हें देश की सुरक्षा, इन लोगों को सिर्फ राजनीति का एक पृष्ठभूमि लगता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस देश के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपने सीने पे गोलियां खाई है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है देश की सुरक्षा। तेलंगाना में आपकी पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे पास सेंसस रिपोर्ट तैयार हो गई है, हम जल्द ही मुस्लिम को 4% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। तो जितनी जिसकी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी, ये तो हम कह ही रहे हैं कि जातीय जनगणना का मेन सार तो यही है। और जातीय जनगणना कराने की दिशा में तेलंगाना सरकार ने बाजी मारी है, और उसमें जो जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी स्वाभाविक तौर पे उसको लाभ मिलेगा, और लाभ मिलना भी चाहिए। इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।